पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो कि 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर एक ब्रिटिश कम्युनिटी के हेड रॉथस्चाइल्ड के नाम पर लिखा गया था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाली लड़ाई अगले 100 सालों तक लड़ी जाने वाली थी। इसका अंदाज़ा शायद ब्रिटिश की गवर्नमेंट को भी नहीं था कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में आखिर झगड़ा किस बात पे है और ये कौन सही है और कौन गलत है, और आखिर इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप हैं हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट्स पर। आज के टाइम पे ये टॉपिक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होने वाली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पर यहाँ पे ये जूइश और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस टाइम ये पूरा पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। मैप में देखें तो ऑटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता था। पर कुछ अरब्स थे जो कि ऑटोमन एम्पायर की रूल से बहुत परेशान थे। वो अपना खुद की कंट्री बनाना चाहते थे और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो ब्रिटिशर्स से जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उन अरब से वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में उन ऑटोमन एम्पायर में उनको अपनी खुद की कंट्री देंगे, पर उसके लिए उनको भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा ही वादा ब्रिटिशर्स ने जूस से भी किया था। जूस असलियत में वो होते थे जो कि जिनकी कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं होती थी, यानी उनका अपना कोई भी नहीं होता था। देखा जाए तो जूस जहाँ पे भी भटकते थे वहाँ पे उन्हें हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करनी रहती थी। वहाँ पे उन्हें नफरत की नज़रों से देखा जाता था और कई बार तो उनका कत्ल भी किया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसका असलियत में रीज़न है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। असलियत में क्रिश्चियंस उस टाइम पे मानते थे कि जूस की वजह से ही जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई। बस इसी वजह से यूरोप में जूस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अगर दुनिया भर के जूस की पॉपुलेशन नेटवर्क मिलाया जाए तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले थी। पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाने को ये जूइश लोग ज़ायोनिज़्म का नाम देते थे। इसकी शुरुआत असलियत में 1896 में थियोडोर हडसन नामे एक जूइश पॉलिटिकल ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये थी कि अगर यूरोप में मौजूद जूस को अगर शांति की ज़िंदगी जीनी है तो उन्हें यूरोप को छोड़कर पैलेस्टाइन में शिफ्ट होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सारे जूस इस कंसेप्ट के खिलाफ थे। वो अपने आप को एंटी सेमेस्टिन कहते थे, यानी जूस के खिलाफ हेट की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ना। पर देखते ही देखते ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ों में कन्वर्ट हो गई और दुनिया भर के सारे जूस पैलेस्टाइन में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे और अपनी खुद की कम्युनिटी छोड़ने से उन्हें वहाँ पे फंड भी किया जाने लगा। उन्हें वहाँ पे अपने बिजनेस और फैक्ट्रीज खोलने की वजह से भी पैसे दिए जाने थे। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरीके से डिफीट मिल रही। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी के हेड आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश कम्युनिटी के हेड रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पूरी तरीके से फुल सपोर्ट करेगी और ये भी लिखा था कि वहाँ पे रहने वाले मुस्लिम्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाल्फोर के 1 महीने बाद लेटर लिखने के ब्रिटिश सोल्जर्स ने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 सालों का रूल ख़त्म कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ब्रिटिशर्स जूस से चाहते क्या थे? असल में वो ये चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में उनका कोई ऐसा साथी बने जो कि उनका साथ दे, उनका एलाय बनकर। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया था कि जूस को अपनी ओन कंट्री मिलने के बाद भी वो अपना साथ ब्रिटिशर्स से नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि वॉर में जो कंट्री जीत जाती थी
वो दूसरी कंट्री पे राज चलाना शुरू कर देती थी, तब तक जब तक कंट्री खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन भी अब आ चुका था। उन्होंने वहां जूइश कॉलोनी बनाने की पूरी कोशिश करी और कामयाब भी हुए, पर पैलेस्टाइन के अरब ऑलरेडी वहां रहते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ने उनकी आज़ादी के बारे में तो पूछा ही नहीं। खैर 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा था जिसमें पैलेस्टाइन के अरब्स में उनकी मर्जी के बगैर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूइश पैलेस्टाइन में रहने वाले ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी नरमी थी। दुनिया के सारे जूस का पैलेस्टाइन शिफ्ट होना अब शुरू हो चुका था। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स की मर्जी से स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और ब्रिटिशर्स की मर्जी से एक छोटी सी आर्मी बनाई जिसे हगाना कहा जाता था। पैलेस्टाइन के अरब्स के पास अब ये सोचने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि आखिर ब्रिटिशर्स उनकी आज़ादी पे तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर उनकी ही ज़मीन को दूसरों को दे रहे हैं। कई सालों तक पैलेस्टाइन के अरब ये सब झेलते रहे, लेकिन 1939 में अब उन्होंने भी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक ही मतलब था, गद्दारी। कई पैलेस्टीनियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, कईयों को पैलेस्टाइन से ही बाहर निकाल दिया गया और कुछ को तो फांसी तक दे दी गई, पर फिर भी उनकी स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई। इस मेल को सुलझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पील कमीशन बनाया। इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया कि पैलेस्टाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, पर ये चीज़ भी वहाँ के अरब्स को मंजूर नहीं थी, क्योंकि अनअरेस्टेड तो था ही सही, पर आखिरकार पैलेस्टाइन डिवाइड क्यों हो रहा है। 1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश की वाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस वाइट पेपर में पैलेस्टाइन के पिछले 20 सालों की सिचुएशन को नज़र में रखते हुए पॉलिसी पब्लिक की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब्स की स्ट्राइक ख़त्म हो गई। इसके अलावा नए आने वाले जूस को पैलेस्टाइन में बैन लगा दिया गया और जो जूस पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद थे उन्हें अरब्स की ज़मीन खरीदने से भी बैन लगा दिया गया। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि पैलेस्टाइन को अगले 10 सालों में एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और वो जूस की भी ओन कंट्री होगी। ये वाइट पेपर ज़ायोनिस्ट के लिए किसी धोखे से कम नहीं था, जिससे पहली बार ब्रिटिशर्स और जूस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। उन्होंने वाइट पेपर मानने से इनकार कर दिया, चर्च पर हमला किया जिसमें कई सारे लोकल पैलेस्टीनियन भी मारे गए। ये हमले कई महीनों तक चलते रहे, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी अटेंशन अपनी ओर घेर ली। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। जहां ये वॉर दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहां हिटलर ने अपने 10th जेम्स पर 60 लाख यूरोपियन जूस को बेदर्दी से मार दिया। इसको द हॉलोकास्ट भी कहा जाता था। 1941 से लेकर तो 1945 के दौरान यूरोप में मौजूद 66% जूस को हिटलर ने मार दिया था। बचे हुए जूस के पास अब पैलेस्टाइन भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि ये उनके लिए पहले ही बहुत होली प्लेस थी, और दूसरा है कि वहाँ ज्यूइश कम्युनिटी पहले से आबाद थी। ब्रिटिशर्स की तरफ से इमिग्रेशन लगाने के बावजूद भी जूस अब पैलेस्टाइन शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए थे। उनके पैलेस्टाइन में भी अच्छे हालात नहीं चल रहे थे। वाइट पेपर के खिलाफ ज़ायोनिस्ट ब्रिटिशर्स के सामने अभी तक लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे, उनमें अब हिम्मत नहीं थी कि वो पैलेस्टाइन में रहकर ज़ायोनिस्ट से लड़ें। इसीलिए उन्होंने 1947 में पैलेस्टाइन से निकलने का सोचा और अपना रायता पैलेस्टाइन में फैलाया हुआ सारा यूएन में डाल दिया, ताकि यूएन ही अब उसका कोई सॉल्यूशन निकाले। उस टाइम पैलेस्टाइन में जूस की तादाद 6,30,000 थी, जबकि क्रिश्चियंस की 1,43,000 और मुस्लिम्स की 1,18,000 थी। ये फिगर्स एक इटालियन जूइश डेमोग्राफर सर्जियो डेला ने ही दिए थे। उस टाइम मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली जूस से डबल थी, पर फिर भी यूएन ने प्रपोजल रखा दुनिया के सामने कि 55% लैंड जूस को मिलेगा।
यूएन की जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट्स मिले थे और ये फाइनल कर दिया गया कि 55% लैंड जूस को मिलेगा, जबकि यूएन ने ये नहीं बताया आज तक कि आखिर 30% जूस को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस टाइम यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस मौजूद थी और इंडिया ने भी नो ही बोला था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी और ये भी बोला था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को जूस ने रिश्वत दी है ताकि वो उनके अंडर में वोट डालें। यूएन के इस रिजोल्यूशन को बहुत सारी अरब कंट्रीज़ ने रिजेक्ट किया था। ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियन सब आमने सामने आ चुके थे और दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसके चलते ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन हार चुका था क्योंकि वो जूस की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी। और इसी टाइम 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इज़राइल का ऐलान कर दिया था और वो इज़राइल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे। इससे काफ़ी सारी अरब कंट्रीज़ ने इज़राइल पे एक साथ हमले करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने पहले ही यूएन की असेंबली में काफ़ी ज़्यादा वोट डाला था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये ब्रिटेन का नया तरीका है उनके देश पर कब्जा कर लेना। ये हिस्ट्री की पहली अरब इजरायली वॉर थी जिसमें ये सारे देश मिलकर एक इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल के पास में वेस्टर्न कंट्रीज़ का फुल सपोर्ट था और तो और उन देशों के पास में बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री भी थी, तो इजराइल उनकी हेल्प से इन पांचों देशों को डिफीट कर देता है। वॉर ख़त्म होने के बाद यूएन ने जो लैंड पैलेस्टाइन के लिए रखा था, अब इजराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया था। जो वेस्ट बैंक था वो अब जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया था और गाजा स्ट्राइप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1969 में एक बार फिर से एक अरब इजरायली वॉर होती है जिसमें इजराइल इस बार ना सिर्फ वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्राइप, यहाँ तक कि इजिप्ट का साइनाई पेनिनसुला भी हथिया लेता है। इस बीच पैलेस्टाइन के लोग अपने खुद की कंट्री बनाना चाहते थे और इन लोगों ने साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसे PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरुआत में ये हथियार उठाकर अपने ओन कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए PLO ने कई सारे प्लेन्स और शिप्स को हाईजैक किया, इसीलिए अमेरिका और इजराइल PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। पर कई ऐसी कंट्रीज जो PLO को टेररिस्ट नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी समझती हैं, जो कि सिर्फ अपनी ओन कंट्री बनाना चाहती हैं। 1974 को PLO को और UN में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है जिसमें पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल में पीस टॉक सक्सेसफुली हो जाती है, जिससे इजिप्ट वो पहली ऐसी मुस्लिम कंट्री बन जाता है जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है और इजराइल भी इजिप्ट का साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है। लेकिन 2 साल बाद ही इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक टेररिस्ट अटैक से मार दिया जाता है, इस पर कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर लिया। अभी तक वेस्ट बैंक इजराइल ऑक्यूपेशन में रहने की वजह से अब जूस ने वहाँ पर भी अपने घर बसाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज़ करती है क्योंकि 1947 में वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहाँ पर भी अपनी मनमानी करके अपने लोगों को वेस्ट बैंक में भेजना शुरू कर दिया था। 1992 में PLO और इजराइल में एक बार फिर से पीस टॉक्स होती हैं जिसमें PLO के लीडर यासिर अराफात इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी यित्ज़हाक रबिन भी PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये भी कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन PLO का एक सेकेंड विंग जो चाहता है कि इजराइल के साथ में किसी भी टाइप के कोई भी समझौते नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आज हम उस सबको हमास के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के कुछ ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन के साथ में किसी भी टाइप की कोई भी डील नहीं करना चाहिए, लेकिन पीस टॉक्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। PLO और इजराइल अब आमने सामने आ जाते हैं, पर मसला ये था कि काफ़ी सारे इजरायली वेस्ट बैंक में अपने घरों को बना चुके थे। इजरायली गवर्नमेंट की मर्ज़ी से वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, A, B
और सी। जो ए वाला पार्ट था वो PLO के कंट्रोल में था, बी वाला दोनों के कंट्रोल में था और सी वाला इजराइल के कंट्रोल में था। 1947 में UN का पार्टीशन प्लान यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। PLO को यहाँ पे सिर्फ गिने चुने टुकड़े ही मिले थे जिन्हें गवर्नमेंट को चला सके। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पीस टॉक्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जूइश एक्सटिंक्शन ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर कि वेस्ट बैंक में कोई भी पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन इलेक्शन होते हैं और जो हमास था, जो कि पैलेस्टाइन का मिलिट्री विंग है, वो इस बात से खुश नहीं होता। इतना ही नहीं, उसने इलेक्शंस को बायकॉट तक कर दिया था। हमास ये कर पाता था कि वो इजराइल में रहकर कई सारे सुसाइड बॉम्ब्स करवा देता था, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन और इजराइल में नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अपनी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इजराइल बैंक में काफ़ी लंबी और मोटी बॉर्डर्स लगा दी, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन में रहने वाले लोगों को अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। खैर कहानी आगे जाती है साल 2006 में, जहां पैलेस्टाइन में एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं और हमास जीत जाता है और हमास और PLO के बीच में एक टाइप की सिविल वॉर छिड़ जाती है, जिससे पैलेस्टाइन दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जो गाजा स्ट्राइप थी वो हमास के कंट्रोल में आ जाती है और वेस्ट बैंक के जो पार्ट्स थे वो PLO के कंट्रोल में आ जाते हैं। इजराइल पर गाजा से ही रॉकेट्स फायर होते हैं, जिसमें इजराइल को भी नुकसान होता है और इजराइल इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कई सारी मोटी, बड़ी और बहुत ही पावरफुल फेंस लगा देता है ताकि वो सेफ रहे, पर इससे भी कुछ नहीं होता है और ऐसा ही हमला कई बार होता रहता है। ऐसा ही हमला साल 2021 में हुआ था और अब तक 7 अक्टूबर 2023 में हुआ है। टोटल एस्टीमेट लगाया जाए तो 5000 रॉकेट्स हमला किए गए थे। इसी वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकी है और मैंने इसको अच्छी तरीके से अब एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों में शेयर कीजिए, इजराइल प्रोडक्ट्स को बायकॉट कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, पैलेस्टाइन जिंदाबाद।